सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 3 नंबर के जितने भी प्रश्न बन सकते थे, है ना, 3 नंबर के, उनको मैं कवर कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली मन से तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके मन में एकदम उतर जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, है ना, और बताऊंगा कि क्या कैसे होता है। और 3 अंक के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर में। 85 अगर प्लस नंबर चाहिए तो आपको 3 अंक के प्रश्नों को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, अगर आपको पाठ के अनुसार आंसर चाहिए तो वो आप वीडियो में जाकर, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके मैंने पाठ के अनुसार भी आंसर ले हुए हैं विथ एक्सप्लेन। ठीक है, और कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी डाउट हो तो वो लिखें, और नहीं तो अपना नाम लिखें या फिर आप किस जिले से संबंधित हैं वो ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं। तो देखिए, ये 3 नंबर की क्वेश्चन है, याद रखना, 3 नंबर की। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक हुए तो मैं अगली वीडियो तुरंत बनाऊंगा। ठीक है, जैसे ही 50 लाइक हुए और आपको नोटिफिकेशन मिल गया। पहला है कि जल संरक्षण के प्रमुख उपाय, मतलब जल को बचाने की। आपको पता है कि जल कितना मतलब महत्वपूर्ण है ना, पृथ्वी पर बहुत है। आपको पता है पृथ्वी पर 3/4 है ना, 3/4 पृथ्वी अगर पूरी ऐसी है तो 3/4 पर जल है। ठीक है, और केवल 1/4 पर जो है स्थलमंडल है। लेकिन जो जल है ये यूजलेस है, याद रखना, क्योंकि समुद्र का जल जो है यूजलेस है। केवल जो 1/4 जगह है ना, इधर इधर पर ही स्थलमंडल है और यहीं पे पीने का जल है। ठीक है, तो इसलिए हमको इस जो पानी है बहुत कम मात्रा में है ना, भौम जल है वो नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए इसको बचाने के उपाय क्या है वो पूछे गए हमसे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, कई जो हर बार जो पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो सुनिए, जल संसाधनों, जो जल संसाधन है जहाँ से हमें जल प्राप्ति होती है, ठीक है, तो वो होते हैं जल संसाधन। तो जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, सीमित है ना, लिमिटेड ना कि अनलिमिटेड। तेजी से बढ़ती हुई मांग, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही तो तेजी से मांग भी बढ़ रही। इसकी असमान उपलब्धता को देखते हुए जल संरक्षण अति आवश्यक है। जल को बचाना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाना आवश्यक है। कौन कौन से कदम ऐसे उठा सकते हैं जिससे कि जो जल है उसको संरक्षण किया जा सके, बचाव किया जा सके। पहला है वर्षा जल का संग्रहण तथा इसका अपवाह रोकना। मतलब जो पानी बरसता है उसको हम इकट्ठा या जमा करके रख सकते हैं, उसके बहाव को रोक सकते हैं। बह के चला जाता है ना, तो वर्षा जल जो है वो सही होता है, उसका हम कई उपयोग कर सकते हैं, जैसे सिंचाई के लिए या किसी भी अन्य चीज़ के लिए। और दूसरा है कि छोटे बड़े सभी नदी जल संभरों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। और ये नहरें होती हैं, नदियाँ होती हैं, इनका वैज्ञानिक प्रबंध करना, मतलब पानी की बर्बादी ना हो। जैसे कि नदी में बांध वगैरह बांधना या नहरों को बांधना, बगल बगल में जो है वो बना दी जाती है सीमेंट की पट्टी, जिससे पानी जो है स्वच्छ रहे और मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव ना करे या पानी गंदा ना हो। ठीक है, और यहाँ वहाँ ना हो भटके। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अच्छा एक और है इसमें, जल को प्रदूषण से बचाना, कि जल को हम प्रदूषण से बचा के भी जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 नंबर के और 3 पॉइंट है, आप आसानी से लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है। अच्छा भाई, जो पानी बरसता है उसका जो संग्रहण, मतलब उसका जो जमा करना, इकट्ठा करना क्यों जरूरी है, सुनिए। तो पृथ्वी पर पेयजल का मुख्य आधार वर्षा ही है ना। पानी बरसता है, जमीन में जाता है, भौम जल बन जाता है, और उसको हम बोर के माध्यम से पानी निकाल के पीते हैं। ये तो आपको नॉर्मल पता है, क्योंकि इससे ही समस्त पृष्ठीय जल स्रोतों का जल प्राप्त होता है। जमीन पर जितना भी जल भरा हुआ है वो नीचे से ही तो निकला है ना, कुआं हो, तालाब हो, नदियां हो, सब नीचे से ही निकला है। तथा भौम जल भी वर्षा जल से ही एकत्रित होता है। और जो भौम जल मतलब जमीन के अंदर है वो भी कहाँ से आया, वर्षा होती है तभी वो नीचे जाता है। आज पेयजल की समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। इसका मुख्य कारण वर्षा जल संग्रहण न करना, जैसे वर्षा का असमान अल्प मात्रा में होना है, यानी कम मात्रा में बरसना पानी को, और जो पानी बरस गया उसका संग्रहण न करना। भौमजल पृष्ठीय जल स्रोतों को जीवित रखने के लिए वर्षा जल संग्रहण अति आवश्यक है। यानी कि भौमजल जमीन के नीचे है जो, और पृष्ठीय जल जो धरती के ऊपर है, इन स्रोतों को जीवित रखने के लिए जो वर्षा जल है इसका संग्रहण अति आवश्यक है, याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, बताइए। तो वन पे आधारित मतलब जो कच्चा माल वनों से प्राप्त होता हो जिनको, ठीक है,
तो वन आधारित यानी वन पे ही आधारित है वो उद्योग, वन नहीं है तो वो उद्योग नहीं है। ठीक है, तो सुनिए, वनों से प्राप्त लकड़ी फर्नीचर उद्योग, घास उद्योग, सनोवर व बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस, सफेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, लाख मतलब जो चूड़ी बनाई जाती हैं कुछ कंगन वगैरह, मोम उद्योग, महुआ की छालें, बबूल की गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग आदि सब जो है वनों पर आधारित उल्लेख, वनों पर आधारित ही हैं। जितने भी जो आपको दिख रहे हैं ये सब वनों पर आधारित हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। मृदा परिच्छेदिका है ना, आपको पता है जो जमीन के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी सॉइल, उसकी भी कई परतों में विभाजित है, वो याद रखना, कई परतों में विभाजित है। अब कौन कौन सी इन्हीं को बोलते हैं परिच्छेदिका, है ना। मिट्टी की परतें हैं, उसको परिच्छेदिका, मिट्टी की परतों से क्या तात्पर्य है, यही है इसका उत्तर। तो सुनिए, पूर्ण विकसित मृदाओं यानी पूर्ण विकसित मृदा यानी मिट्टी कि लंबवत परिच्छेद यानी कटाव, जो मैंने अभी चित्र बनाया ना ऐसा लंबवत, के गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। मृदा के इन परतों के विन्यास को यानी मृदा के इन परतों की अलग अलग परतें जो होती हैं इनको मृदा परिच्छेदिका कहती हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा कहती हैं, दूसरी जो परत है उसको उपमृदा कहती हैं, तीसरी परत को अपक्षैत मूल चट्टानी पदार्थ कहती हैं, चट्टानी है ना तीसरी परत। चौथी परत में मूल चट्टान होती है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। मूल चट्टान मतलब पूरी चट्टान से बनी होती है चौथी परत। ठीक है, उसके बाद पानी होता है, याद रखना। अगला है कि वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है, याद रखना। तो सुनिए, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सुनिए, वन प्रकृति की अमूल्य देन है, अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ही नहीं है ना, जो हमें शुद्ध पर्यावरण कौन, वन, वनोपज, औषधि, लकड़ी आदि उपलब्ध कराते हैं, कौन, वन कराते हैं हमको। वन अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा कराने, बाढ़ रोकने और मृदा अपरदन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं वन यानी जंगल। कौन क्या क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, वर्षा कराने में, बाढ़ को रोकने और मृदा यानी मिट्टी का कटाव, इन सब में क्या करते हैं, जो वन होते हैं हम रोकते हैं, वर्षा कराते हैं। ठीक है, वन में रहने वाले वन्य पशु भी जो प्राकृतिक धरोहर हैं, याद रखना, प्राकृतिक धरोहर है। इस प्रकार वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो अस्तित्व में रहने पर मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। अब भाई ये तो बहुत नॉर्मल वाली बात है कि पेड़ पौधे होंगी तभी हम तो होंगी, है ना। वो क्योंकि जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो वन होंगे तभी इंसान का जीवन जो है संभव है, अन्यथा असंभव है। ठीक है, इसको तो आप हम खुद बना के भी लिख सकते थे, इसमें क्या है। अगला है ऊर्जा की, ऊर्जा मतलब एनर्जी, लाइट, जहाँ जैसे विद्युत ऊर्जा है जो हमारे यहाँ आती है वो बनती है ना जल से, जल विद्युत ऊर्जा। उसी तरह ऊर्जा, खनिज संसाधनों के नाम बताइए जिससे, ऐसे खनिज बताने हैं जिससे ऊर्जा बनती हो। इन्हें जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीवाश्म से पैदा हुए हैं, याद रखना। ये जो है पेड़ पौधे जानवर वगैरह जो है कई 300 मिलियन साल पहले नीचे दब गए, दबने के बाद उच्च दाब और उच्च तापमान पर ये दबे रहे और इससे इन खनिजों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी, ऊर्जा की खनिजों का निर्माण। ठीक है, अभी मैं आपको उत्तर में बताऊंगा। ऊर्जा के निम्नलिखित खनिज संसाधन प्रयोग किया जाता है। एक तो है पेट्रोल तथा पेट्रोलियम गैस, कोयला है, यूरेनियम है और थोरियम है। इससे क्या है, एनर्जी बनाई जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है, लाइट बनाई जाती है जो हमारे घरों में आती है, जिससे हम जो है मोटर चलाते हैं, टीवी कूलर पंखा चलाते हैं। ठीक है, अब सुनिए, ये जीवाश्म ईंधन भी उनको बोलते हैं। पहली बात तो ये कि अगर एक ये क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है जो एक बार जले जाने से फिर दोबारा हम नहीं बना सकते, याद रखना।
बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो जो बाकी हैं, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन इनको हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये तो क्या है, प्रकृति से बने हुए हैं, प्रकृति की देन है। सुनिए कि कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि सभी खनिज अवसादी सेलों में पाए जाती हैं। अवसादी सेल, सेल मतलब चट्टान, एक अवसादी प्रकार की चट्टान होती है उसमें। अवसादी सेलों में अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे समुद्र के भीतर दब जाते हैं। कहाँ पर? समुद्र के भीतर, जो इन अवसादी सेलों के निर्माण में जीवाश्म भी शामिल है। अतः खनिजों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसलिए खनिजों को जो है जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि कोयला को उद्योगों की जननी कहा जाता है। समझाइए। अब भाई समझाना है हमको कि जो कोयला है उसको उद्योगों की जननी क्यों कहा जाता है। जननी मतलब माँ। ठीक है, तो उद्योगों की जननी, तो सुनो, औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति संबंधित है कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद जैसे ही उद्योग स्थापित हुए, उद्योगों में बढ़ोतरी हुई, तो उसको ये औद्योगिक क्रांति बोल दिया गया है ना। तो औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का महत्व विश्व में बढ़ा है। वर्तमान में कोयला घरेलू ईंधन संयंत्र संचालन, वर्तमान में घरेलू ईंधन संयंत्र मतलब मशीन संचालन, विद्युत उत्पादन तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे श्रृंगार सामग्री, नायलॉन, बटन आदि के लिए होता है। कोयले का अपनी 3 विशेषताएं, भाप बनाने, प्रदान करने में, ताप तथा धातुओं में पिघलाने के कारण वर्तमान में उद्योगों की आधारभूत शक्ति का साधन बन गया है। कौन? कोयला। आधुनिक औद्योगिकरण के शुभारंभ एवं विकास का श्रेय कोयला को ही है। आधुनिक उद्योग मतलब कि शुरुआत में जब उद्योग स्थापित हुए तो उनका शुभारंभ और विकास का श्रेय कोयले को ही जाता है। इसलिए इसे उद्योग धंधों की जननी कहा जाता है ना। जननी यानी जन्म देने वाली, तो कोयले को इसीलिए उद्योग धंधों की जननी कहा जाता है। अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, 1857 के संग्राम की योजना पर विचार कीजिए कि उसमें क्या कमी थी। उन विचारों को कक्षा में प्रस्तुत करिए। 3 नंबर का प्रश्न है कि उनमें क्या कमी थी। ठीक है, तो सुनो, 1857 के संग्राम की योजना में निम्नलिखित कमियां थी। कौन कौन सी कमियां थी? सुनिए, पहली कमी है कि योजना में अंग्रेजों के युद्ध कौशल एवं उनकी रसद, यानी रसद मतलब आप जानते हैं राशन पानी खाना पीने वाला, व हथियारों का विचार नहीं किया गया कि उनके पास कितना क्या माल मटेरियल है। उस स्तर के हथियार व युद्ध कौशल के लिए कोई पूर्व प्रशिक्षण नहीं दिया गया। मतलब 1857 की जो क्रांति हुई तो उसमें युद्ध, अंग्रेजों की तरफ से जो सैनिक लड़े उनके लिए सब व्यवस्था थी, उनके पास ट्रेनिंग भी थी, लेकिन जो अपनी तरफ से जो लोग लड़े उनके पास इन चीज़ों की कमी थी। यानी उनने पहले विचार नहीं किया कि अंग्रेजों की युद्ध कौशल, उनके जो राशन पानी और हथियारों का बिल्कुल नहीं। उनके उच्च स्तर के हथियार थे उनके पास प्रशिक्षण भी था, वो अपने पास प्रशिक्षण नहीं था। दूसरा क्या है, देखिए, योजना में स्वतंत्रता संग्राम का पूरे भारत में सर्वमान्य नेता पहले से निर्धारित नहीं किया गया। मतलब इसका एक नेता नहीं था। आप जानते हैं कोई भी सभा हो, युद्ध हो, आंदोलन हो, कुछ भी हो, तो उसमें कोई एक ऐसा होना चाहिए मुखिया जिसकी सब बात माने, तभी तो, वरना सब अपने अपने मुखिया हो जाएंगे तो कौन किसकी बात मान रहा, असफल हो जाएगा मैटर। तो इसमें कोई भी नेता पहले से निर्धारित नहीं किया गया। इसी प्रकार सभी जगह एक साथ संग्राम प्रारंभ करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई। सभी जगह अलग अलग तरीके से, जहाँ जैसी खबर मिली कि जो है आंदोलन चालू हो गया तो उन्होंने अपना कर दिया। अलग अलग जगह पे हुआ तो सबने, अंग्रेजों ने उनको दमन कर दिया, दबा दिया। एक साथ होता तो वो नहीं दबा सकते थे, है ना। अगला है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में आम जनता के साथ लेने की कोई योजना नहीं थी। आम जनता को साथ लेने की कोई योजना नहीं थी, पहले कोई योजना। जबकि ऐसे युद्ध में स्थानीय जनता के सहयोग से बहुत लाभ होता है। भाई ये तो नॉर्मल है, जनता ही तो है सब कुछ। तथा युद्ध के बाद जो रसद सामग्री प्राप्त करने में सुविधा मिलती, जो राशन पानी है युद्ध के बाद वो जनता ही तो देती, लेकिन जनता को उनमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए फेल हो गया। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप किस जिले से हैं ये संबंधित हैं उसको आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे देखना है कि कौन कहाँ के बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।